अब देखिए, यहाँ से माता के अंचल का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर बालक बालक भोलानाथ और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके तरह तरह के खेल तमाशे बताए जा रहे हैं कि वहाँ के बच्चे यानी गांव देहात के बच्चे कैसे खेल खेला करते थे उस ज़माने में। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तमाशे का मतलब खेल। शिव पूजन साहब बता रहे हैं कि ये तमाशे ऐसे वैसे छोटे मोटे नहीं होते थे, तरह तरह के नाटक। पहला खेल बता रहे हैं, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। अब चबूतरा क्या होता है? घर के बाहर जो दो प्लेटफॉर्म टाइप बना दिए जाते थे। पुराने ज़माने के घरों में अक्सर आर्किटेक्चर में ऐसा होता था कि बाहर जो दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा होता था, उसके बाहर की तरफ दोनों तरफ चबूतरे होते थे जिस पर अक्सर लोग बैठ जाया करते थे। आते जाते लोगों को विश्राम मिल जाता था, अतिथि भी आकर बैठ जाते थे। तो वहाँ पर एक कोने में नाटक घर बनता था। एक तरह से नाटक कर रहे हैं इस समय। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। अब बाबूजी ने स्नान ध्यान तो कर ही लिया, उनकी चौकी उठा लाए और उसको स्टेज बना लिया। रंगमंच यानी स्टेज। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोबा तानकर मिठाई की दुकान लगाई जाती थी। अब सरकंडा आपको ध्यान होगा, नेताजी के चश्मे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक तरह की घास होती है जो अंदर से खोखली होती है। तो उसके तो खंबे बना दिए, क्योंकि वो सीधी खड़ी होती है तो खंबे बना दिए। उसके ऊपर कागज़ का चंदोआ, चंदोआ यानी एक टेंट टाइप तान दिया। उसके ऊपर एक ढकने के लिए जगह सी एक बना दी जहाँ पे जिसके नीचे बैठकर छाया में बच्चे खेल सकते हैं। तो वो तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनते थे। पहले तो देखिए सारी चीज़ें, गांव देहात के लोग चिलम पीते हैं, आपने देखा होगा अक्सर तंबाकू वगैरह चिलम में डालकर पिया जाता। तो उसका खोंचा यानी टूट गई कोई चिलम, उसका टुकड़ा ले लिया, उसके ऊपर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनते थे। अब उस पर कपड़ा लगा लिया तो वो थाल जैसा बन गया और उसमें मिट्टी के ढेले जो होते हैं ना, मिट्टी के कंकर के आसपास जो मिट्टी चिपक जाती है तो थोड़े बड़े बड़े से वो लड्डू टाइप से बन जाते हैं, उनको लड्डू की तरह इस्तेमाल कर देते थे। पत्तों को पूरी कचौरियाँ बना देते थे और जो पत्ते सूखे मिलते थे वो बन गई पूरी कचौरी, जैसे उनको तल के बनाया गया हो ऐसा। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी। मिट्टी को गीला किया और उसका एक क्ले टाइप बनाया और उसको गोल गोल लपेट के जलेबी जैसा बना दिया। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। अब घड़े टूटे हुए हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए, थोड़ा घिस लिया उनको और बताशे का आकार दे दिया या मिठाइयाँ बना दी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। अब ठीकरा जो होता है वो जो मिट्टी के कोई बर्तन घड़ा वगैरह है वो जो टूट जाते हैं उनको ठीकरा कहते हैं। उनके छोटे छोटे बटखरे यानी उनके जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको लिया और जस्ता एक तरह का मेटल होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर उनसे पैसे बनाते थे, जिससे कि वो जो मिठाई की दुकान बनाई है उसमें कोई कस्टमर बन के आए, उसको पैसे दे और वो फिर बदले में मिठाई देगा। तो ये सब एक्टिंग चल रही है। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार बनते थे। हम लोग ही कभी खरीदार कोई बन गया, बदले में थोड़ी देर बाद रोल बदल लिया, हम दुकानदार बन जाएंगे। ऐसे ही सभी अपना अपना रोल खेलते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। वो जो 2-4 रुपए की चीज़ वो भी खरीद लेते थे दिखाने के लिए, उनके साथ खेल में भाग लेने के लिए आ जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब जब इस खेल से बोर हो गए तो दूसरा खेल खेलना शुरू कर दिया। घरौंदा बनाना क्या होता है? मिट्टी से घर बनाना। धूल की मेड़ दीवार बनती थी। अब क्या करते थे कि जो धूल है उसको इकट्ठा किया और उससे एक मेड़ बना दी, उसको हमने दीवार बना दिया। तो ये जो खेत होते हैं ना उनमें मेड़ होती है। एक खेत से दूसरे खेत के पार्टीशन के लिए एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है, उसको मेड़ कहा जाता है। तो उसको हम दीवार की तरह से बना लेते थे और उस पर तिनके लगा देते थे तो उसका छप्पर बन जाता था। दातून के खंबे, अब आपको पता है नीम वगैरह के दातून लोग करते हैं गांव देहात के लोग। तो दातून क्या होता है? नीम के पेड़ से डंडियाँ तोड़ना, जो डंडियाँ होती है वो दातून कहलाती है। तो उसके खंबे जैसे बना देते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई यानी जो मैच स्टिक होती है
वो जब खाली हो जाती है तो उसको खोला, उसको तोड़ा थोड़ा सा और उसके दरवाजे जैसे बन जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का मुहड़ा यानी घड़ा कोई टूट गया तो उसका जो ऊपर का मुंह है, जो गोल गोल सा मुंह होता है, उसको चूल्हा या चक्की मान लिया जाता था, क्योंकि वो गोल आकार के होते थे। दिए की कढ़ाई, अब मिट्टी के दिए जैसे दीपावली पर हम लोग लाते हैं, उसको कढ़ाई की तरह बना लेते थे। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। बाबूजी जो पूजा करते हैं तो वहाँ पे एक आचमनी रखी रहती है। आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं तो पंडित जी एक छोटी सी तांबे की चम्मच से अक्सर जल दिया करते हैं हथेली पर, वो आचमनी कहलाती है। तो उसको ले आते थे मंदिर से, पूजा घर से, और उसको कड़छी बना लेते थे, चम्मच बना लेते थे सब्जी वब्जी बनाने के लिए। पानी के घी, दूध धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। अब पानी को बना दिया घी, मिट्टी को ले लिया, वो क्या बन गया, पिसान। पिसान यानी आटा बन गया। बालू की चीनी, जो बालू रेत होती है, वो थोड़े उसमें जो सैंड ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो दानेदार से होते हैं, उनको चीनी जैसा बना देते थे और उससे फिर हम लोग ज्योनार कराते थे। ज्योनार का मतलब दावत करा देना। गांव देहात में पंगत में, पंक्ति में बैठ के लोग खाना खाते हैं और सब लोग उनको खिलाते हैं। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। हम लोग अपने आप ही ये खाना बना लेते और हम ही बैठ जाते थे जैसे हम ही मेहमान हो। तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के खेल में जो घर का आदमी है वो भी वही बन जाता है, मेहमान भी वही बन जाता है, यानी सारे रोल अदा कर लेते हैं बच्चे। जब पंगत बैठती, पंगत का मतलब पंक्ति बैठती खाने वालों की, तब बाबूजी भी धीरे से आ जाकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। अब जब देखते बाबूजी कि बच्चे खेल रहे हैं तो चुपके से आकर वो भी उनके ग्रुप में बैठ जाते, उस लाइन में आके लास्ट में बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग लेते। जैसे ही उनको एहसास होता कि अरे कोई बड़ा आ गया और वो हमें चुपचाप देख रहा है, चुपके चुपके देख रहा है, तो बच्चों को शर्म आ जाती थी। वो हंसते थे और अपना जो वो घर बनाया था ना मिट्टी का, उसको तोड़कर, बिगाड़कर यानी तोड़कर भाग जाते थे सारे के सारे बच्चे। वे भी हंसते हंसते लूटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो बाबूजी उनके खेल में शरीक रहते थे और मज़े लेते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। एक और खेल आया अब यहाँ पे, अब बारात निकाली जा रही है, यानी दूल्हा दुल्हन की शादी की जा रही है। कनस्तर का तंबूरा बजता। अब कनस्तर जो ये टीन होता है ना, जैसे तेल वगैरह का बड़े टीन आते हैं, उनको कनस्तर कहते हैं। उसका तो तंबूरा बजता, बाजा होता है एक तंबूरा, वो बना लेते थे, यानी उसको बजाते चलते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। अमोला क्या होता है, आम का जो छोटा पौधा होता है ना, उसको ज़मीन से उखाड़ लिया और उसकी जड़ें वगैरह सब साफ़ करके वो शहनाई जैसा सा बन जाता था शेप में, वो शहनाई बन जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। अब घर में कोई टूटी फूटी चूहेदानी पड़ी है, उसका एक हैंडल होता है, तो उसको हैंडल की तरह से अपने कंधे पे रखा और पालकी की तरह से ले जाते थे, जैसे दुल्हन को लेने के लिए पालकी ले जा रहे हों। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। वहाँ पे बकरे बकरियाँ गांव में देहात में घूमते रहते हैं, गाय भेड़ बैल वगैरह। तो एक बकरा पकड़ा और उसके ऊपर बैठ गए। कौन, समधी जी बैठे हैं। समधी कौन है, लड़के वाले हैं जो जा रहे हैं बेटे की शादी करने और फिर बहू को विदा करके लेके आएंगे। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। अब दो चबूतरे दोनों तरफ होते थे। एक चबूतरे से बारात निकली और दूसरे चबूतरे के दरवाजे पर पहुंची, यानी वो जगह जो है वो लड़की वाले का घर है और ये जगह है लड़के वाले का घर। तो वहाँ पहुँचते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। अब वहाँ पे सजावट हो रही है, वहाँ पे मंडप बना हुआ है। काठ की पटरियाँ या लकड़ी की पटरियाँ हैं और उन पर गोबर लिपा हुआ है। गाय का गोबर ले लिया जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ गाय के गोबर से लीपा जाता है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है। आम और केले की टहनियों से सजाया जाता था छोटा सा आंगन। और वहाँ पर कुल्हिया, कुल्हिया कहलाता है छोटा सा मिट्टी का कलश, कलसा लिखा गया कुल्हे का कलश, यानी छोटी सी मिट्टी की जो हंडिया उसको कलश बना लेते थे, वहाँ रखा रहता था। वहाँ पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी। अब क्या हुआ, शादी हो गई, शादी होकर बारात लौट रही है। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब खटोली यानी छोटी सी खाट,
उसको बना लिया पालकी और उसके ऊपर लाल ओहार डाल दिया। लाल ओहार यानी लाल कपड़ा जो कि पालकी के ऊपर पड़ा होता है और उसके अंदर दुल्हन बैठी होती है, तो किसी बच्चे को दुल्हन बना के बिठा लेते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब बाबूजी बीच में आ जाते और ओहार हटा कर देखते कि कौन बैठा है बच्चा दुल्हन बन के, और जैसे ही वो देखते सारे बच्चे तुरंत भाग जाते। तो ये तीसरे तरह का खेल बताया गया। एक और तरह का खेल बताया जा रहा है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। अब जैसे ही भागे हैं, जब देखते बाबूजी चले गए वापस घर के अंदर, तो वापस खेल शुरू। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब क्या खेती, क्योंकि आप देखिए गाँव में किसानी होती है, खेती होती है, तो बच्चे बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आप इन सभी खेलों में देख रहे होंगे कि बच्चों ने समाज को, सोसाइटी को, आसपास के परिवेश को कितने ध्यान से देखा है। तो वो खेती देखा करते तो खेती का खेल भी खेलते थे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है उसके ऊपर एक पुली होती है, उसी को घिरनी कहते हैं। तो क्या करते थे, चबूतरा जो जहाँ पर वो प्लेटफॉर्म ख़त्म होता था, जो घर के दोनों ओर, दरवाजे के दोनों ओर बना होता था, तो उसके एकदम किनारे पर आकर एक पुली टाइप से एक पहिया सा लगा दिया जाता था और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। अब जो प्लेटफॉर्म है वो तो ऊंचा है और उसके जो नीचे गली का जो सड़क का मतलब गली का भाग जो जा रहा है वो नीचा है, तो वो बन जाता था कुआं, क्योंकि घिरनी से रस्सी डलकर नीचे गहराई में जाती है तो वो भाग गहराई वाला कुआं बन जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। मूंज की रस्सी आपने देखा होगा, अक्सर पुराने ज़माने में खाटें इससे बनाई जाती थी। एक रस्सी होती है मूंज की रस्सी, थोड़ी खुरदुरी होती है, और उसकी रस्सी लेकर उसमें चुक्कड़ बांध दिया जाता था। चुक्कड़ असल में होता है जो ये कुल्हड़, आपने देखा होगा, कुल्हड़ की छोटी शेप होती है, उसको चुक्कड़ कहा जाता है। उसको बांधा जाता था और उसको गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। जो वो पुली होती थी यानी उसके ऊपर, उसके साइड में लकड़ी होती है, तो उसके ऊपर वो बांध दिया जाता था, जिससे कि जब वो हम खेल खेलेंगे तो कुएं में जब चुक्कड़ उतारना पड़ेगा, यानी जैसे बाल्टी के समान वो उतरेगा, तो हम तब उसको नीचे लटकाएंगे। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मोट होता है जो एक जो बैल होते हैं, बैल मोट खींचते हैं, यानी वो जब अपने एक रस्सी लेकर चलते हैं आगे की तरफ, तो वो कुएं की जो रस्सी है उनके साथ साथ जाती है और उससे बाल्टी निकलती है। बाल्टी निकलती है तो वो एक नाली के अंदर पानी गिरता है और पानी वो पहुंचता है खेतों तक, यानी बैलों के चलने से वो पानी निकलता है। और बैल जब लौट के आते तो वापस बाल्टी अंदर चली जाती है कुएं में और फिर वो निकलती है, फिर डलता है, तो एक क्रम चलता रहता है। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज। अब देखिए, चबूतरे को तो खेत बना लिया, जो आसपास कंकड़ पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करके उनको बीज की तरह से ले लिया। ठेंगा हल जुआठा बनता। हल का जो जुआठा यानी जो उसका एक पॉइंटेड भाग होता है जिससे ज़मीन में खोदा जाता है, उसको जुआठा कहते हैं। तो ठेंगा का मतलब है आपका अंगूठा। बच्चे जो है अपने अंगूठे को हल जुआठा बना देते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोतते और बोए और पटाए जाते थे। जोते जाने का मतलब है उसमें बीज लगाया जाता था, फिर वो पौधे उग जाते थे। फिर पटाए जाने का मतलब है जब फसल भी पक जाती थी, फिर उसको काटा जा रहा है तो सारी की सारी फसल को धरती पे लिटाया जाता है। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। फटाफट फसल तैयार हो जाती थी, पक जाती थी और फसल काटने के लिए कार्यक्रम शुरू हो जाता था। काटते समय गाते, ऊंच नीच की बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच यानी ऊंची और नीची की हमने क्यारी बोई। बई का मतलब बोई। जो उपजी सो भई हमारी, जो उत्पन्न हो गई, जो फसल लग गई, वो हम सब की है। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ये आपने देखा होगा, अब तो मशीनों से काम होता है। ये इसलिए होता है जिससे कि जो छिलका होता है उसमें से दाना निकल आए। तो ये चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, जौ हो, ये सब
इनके ऊपर एक छिलका होता है, उससे इनको निकाला जाता है। तो पुराने ज़माने में ये पैरों से किया जाता था और उस पर बैल वगैरह भी चलाए जाते हैं, जिससे वो छिलका, उसका जो हस्क है वो निकल जाए। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। अब कसोरा क्या होता है? कसोरा होता है मिट्टी का कटोरा टाइप, उसको सूप बनाते। सूप का मतलब होता है एक छाछ होती है जिससे धान वगैरह फटका जाता है, जिससे उसके जो बचे खुचे छिलके हैं वो भी बाहर निकल जाएं, तो उसको ओसाना कहते हैं। और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। अब क्या हुआ कि जो दिए का, पहले तो आपने देखा था दिए की कढ़ाई भी बनाई थी, अब दिए का तराजू बनाया, क्योंकि अब खेल बदल गया है। उस पर तोला जाता था और उस पर फिर धनराशि वगैरह ली जाती थी और बदले में अनाज दिया जाता था। सबका खेल चल रहा है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? अब बाबूजी बीच में आ जाते थे और पूछते थे कि खेती इस बार कैसी हुई है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। अब लेखक याद कर रहे हैं कितने अच्छे दिन थे वो, कितना मज़ा आता था उस खेती में, क्योंकि असल में जो खेती करना वो बहुत परिश्रम का काम है, लेकिन खेल खेल में खेती करना मज़े की चीज़ है। तो उस समय सारे बच्चे जैसे ही बाबूजी पूछते थे सब भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही का मतलब यात्री, आसपास से कोई यात्री जा रहा है, उस गांव से होकर गुजरता हुआ कोई यात्री जा रहा है, वो भी एक पल को ठिठक जाता था, यानी एकदम रुक जाता था, मन कर जाता था उसका कि ये दृश्य देखे, भाई ये बच्चे तो बड़ा अच्छा खेल खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। आसपास कोई एक जगह थी ददरी, वहाँ पर मेला लगता था, तो वहाँ पे झुंड के झुंड आदमी जब जाते थे उस मेले के लिए, तो ये बच्चे चिल्लाने लगते। उनको देखकर क्या गाते थे? चलो भाइयों ददरी, सातु पिसान की मोटरी। चलो भाइयों ददरी, चलो भाई ददरी चलें। सातु पिसान, सत्तू और पिसान, पिसान यानी आटा, उसकी मोटरी, उसकी मोटर गाड़ी। तो सत्तू और पिसान की गाड़ी भरकर चलो ददरी के मेले में चलें। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। कभी कभी उसी गली से शादी होकर विदा होकर दुल्हन को ले जाता हुआ दूल्हा भी नज़र आ जाता था, और दूल्हा आगे है घोड़े के ऊपर और उसके पीछे एक पालकी जा रही है जिसमें कोई वधू विदा होकर जा रही है। ओहारदार पालकी, आपको पहले भी बताया था, ओहार होता है लाल कपड़ा उस पर डला होता है, उसको ओहार कहते हैं। तो उस पालकी को देखकर ये सब गाने लगते, क्या? रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी में रहरी, रहरी असल में है अरहर, अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, पीली दाल जो चावलों के साथ अक्सर बनती है, उसको कहते हैं रहरी देसी भाषा में। तो रहरी में रहरी, अरहर में अरहर कौन सी अच्छी होती है? पुरान रहरी, जो पुरानी अरहर हो वो दाल बढ़िया होती है। डोला के कनिया हमार महरी, और इस डोला के अंदर कनिया छोटी सी हमार महरी, हमारी भाभी है। ये असल में इन कविताओं में कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसमें आप देखिए ये राइमिंग है। अब ददरी और मोटरी, रहरी और महरी, ये शब्द मिलते जुलते हैं, तुक मिलती है, तो ये गीत बन जाता है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार क्या हुआ कि कोई ऐसी बारात जा रही थी जहाँ पे जिसकी शादी हुई थी, वो दूल्हा बहुत बूढ़ा था। तो उसको क्या लगा, या पुरानी इसमें फिर से देखिए, रहरी में रहरी पुरान रहरी, अरहर में अरहर कौन सी होती है? पुरानी अरहर है। तो उस दूल्हे को लगा कि मुझे पुराना कह रहे हैं, मुझे बूढ़ा कह रहे हैं, इससे उसको बड़ा बुरा लगा और हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा। वो उतर गया घोड़ी से और उसने ढेले मारे हमें बच्चों को भगाने के लिए। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। अब वो ये जो बच्चा है, बच्चे के रूप में शिवपूजन सहाय हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो इतना बुरा आदमी था, उसकी सूरत भी हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ कर निकाला था। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा बदसूरत आदमी भी कोई जमाई के रूप में ढूंढ सकता है, अपने बेटी की शादी उससे कर सकता है। वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो आदमी कैसा था? घोड़े के से मुंह का था। आम की फसल कभी कभी खूब
फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। मार्च अप्रैल के आसपास आपने देखा होगा, जब आम की फसल लगती है तब आंधी बहुत आती है, और आंधी आती है तो आम के पेड़ से आम बहुत टूटते हैं, और उसी समय आंधी के आम आते हैं, कच्ची अमियाँ आती है, और बाज़ार में बहुत सस्ती बिकती है, खूब सारी आ जाती है वो। तो आम की फसल लगती थी और उस समय आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, इसलिए वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। अब वो पेड़ों से आम गिरे, गोपी आम जो होता है एक पीले रंग का आम होता है, छोटे आकार का होता है, और वो चूसा जाता है, बहुत नरम नरम हो जाता है, बहुत टेस्टी आम होता है। तो इन बच्चों को पता था कि आंधी आ गई है और अब आंधी ख़त्म हो गई है, तो खूब सारे आम गिरे होंगे बगीचे के अंदर, आम के बगीचे में, तो उधर भाग जाते थे और वहाँ जाकर खूब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी आंधी शुरू भी हुई और पट पड़ गई का मतलब ख़त्म भी हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, उसके साथ साथ काले बादल आ गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पूरी तरह से बारिश का दृश्य बन गया। पेड़ झूमने और ज़मीन झूमने लगे, पेड़ चारों तरफ तेज़ हवा से झूमने लगे, और इतने झूमे, इतनी आई तेज़ हवा चली कि वो ज़मीन तक झुकने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। अब फिर गीत शुरू हो गया बच्चों का। एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की लाई, लाई किसको कहते हैं? मुरमुरे को कहते हैं, आपने देखा होगा, जो जिससे अक्सर भेलपूरी वगैरह बनती है। बाजार में चितराई यानी गिर गई, बिखर गई। बरखा उधरे बिलाई, बरखा आने पर बिला गई। बिला गई का मतलब है पूरी तरह से पानी के अंदर पिघल गई या फिर ख़त्म हो गई। तो मुरमुरे वगैरह में पानी डाल दें तो वो ख़त्म हो जाते हैं ना। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश मूसलाधार पानी होती, एकदम तेज़ बारिश जो होती है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ की जड़ और उसकी जो धड़ यानी उसका जो तना होता है उससे एकदम चिपक गए बच्चे, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। एक कीड़ा होता है जो कुत्ते के शरीर पर चिपक जाता है, उसे अठई कहते हैं, जिससे इंग्लिश में टिक भी कहते हैं। तो ऐसे हम चिपक गए जैसे कुत्ते के शरीर में जो अठई है वो चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। यही अच्छा था कि बारिश ज़्यादा देर तक नहीं चली, जल्दी ही ख़त्म हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू नज़र आए। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जिनके बिल होते हैं ना, जिन जानवरों के, जिन इंसेक्ट्स के ख़ास तौर पे, वो सारे बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। तो सारे इतने खूब सारे बिच्छू निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले। बिच्छू का तो डंक बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए बच्चे डर गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक बच्चा था बैजू, वो बहुत शैतान था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक कोई गांव के वृद्ध व्यक्ति थे मूसन तिवारी, वो मिल गए भागते हुए इन बच्चों को। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई नहीं देता था, आईसाइट वीक हो गई थी। बैजू उनको चिढ़ा कर बोलने लगा। क्या बोला? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बुढ़वा बेईमान, बूढ़ा बेईमान क्या मांग रहा है? क्या मांगता है? करेले का चोखा। चोखा यानी भुर्ता। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। बैजू गाने लगा, साथ साथ सारे बच्चे गीत गाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। अब उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने भगाया बच्चों को डांट डांट के कि क्या कर रहे हो, क्या गा रहे हो। हम लोग तो बस अपने अपने घरों की ओर आंधी हो चले। आंधी जैसे आंधी आती है ना तेज़ी से, ऐसे बच्चे भागे तेज़ी से, जैसे ही उन्होंने डांटा सबको। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। अब बेचारों के पकड़ में तो आए नहीं बच्चे, बच्चे तो तेज़ी से भाग गए और वो तो वृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक रास्ता सोचा। वो सीधे पाठशाला गए गांव की, और पाठशाला में तो यही बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब 4 बच्चों को गुरुजी ने भेजा, क्या? गिरफ्तारी वारंट लेकर, यानी कि जैसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है ना, इस तरह से गुरुजी ने कहा पकड़ के लेके आओ उनको। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अब हुआ क्या कि हम तो अपने घर पहुँचे, सोचा कि अब बच गए मूसन तिवारी से, लेकिन वहाँ जाकर क्या देखा? गुरुजी के सिपाही यानी वो बच्चे खड़े हैं जो उनको पकड़ने के लिए टूट पड़ेगा, मतलब उनको पकड़ के ले गए तेजी से।
बैजू तो 9-2-11 हो गया। अब जिसने शैतानी शुरू की थी, जिसने एक गीत गाया था बुढ़वा बेईमान वाला, वो तो 9-2-11 हो गया, भाग गया। हम पकड़े गए। अब पकड़ में वो आ गए बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब डांटा, खूब खूब अच्छे से खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला आए। बाबूजी तो इतना प्यार करते थे, उनको लगा बच्चे को डांट पड़ रही है, वो भागते हुए आए पाठशाला। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, बहुत प्यार करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हम इतने प्यार से थोड़ी ही चुप हो जाते। हमें तो बहुत रोना आ रहा था। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, आंसुओं से भिगो दिया। वे गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। अब देखिए उस ज़माने में क्या एक डिसिप्लिन था कि टीचर ने अगर डांट दिया तो पेरेंट्स ये नहीं कि उससे शिकायत करें कि आपने हमारे बच्चे को क्यों डांटा। पेरेंट्स ये जानते हैं कि टीचर ने किसी गलती पे ही डांटा होगा, इसलिए चिरौरी का मतलब रिक्वेस्ट करके बच्चे को छुड़ा कर लेके गए हैं। टीचर जब तक नहीं छोड़ेगा, पेरेंट्स की हिम्मत नहीं है कि बच्चे को ले जाएं। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। अब क्या हुआ, पिताजी ला रहे थे घर की तरफ, बीच में फिर वापस अपने दोस्त मिल गए। बेजोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई ब पुआ न खेलब जुआ। बच्चे क्या गा रहे थे, माई पकाई, माँ ने पकाए गरर गरर पुआ, पुए बनाए। आटे और गुड़ के बनते हैं पुए गांव देहात में, देसी घी के अंदर। गरर गरर उसकी एक तरह आवाज़ है, जैसे ही वो पुआ कढ़ाई के अंदर छोड़ा जाता है तो गर्र गर्र करके आवाज़ होती। करारेपन को दिखाने के लिए हैं वर्ड्स। हम खाइब पुआ, हम तो पुआ खाएंगे, न खेलब जुआ, हम तो जुआ नहीं खेलेंगे। अब देखिए वापस से राइमिंग वर्ड्स है, पुआ और जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम तो भूल गए क्या गुरुजी ने हमें डांटा था। बच्चे ऐसे होते हैं, पल भर के लिए याद होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। अब दोस्तों को देख लिया था ना, इसलिए वापस उतर गए। बाबूजी के साथ घर नहीं जाने के लिए तैयार हुए और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। उनके साथ हम भी गीत गाने लगे। अलापने का मतलब गीत गाना। तब तक वह सब सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब सामने एक मक्का का खेत था और वहाँ पर क्योंकि मक्के की फसल काटी जाती है, तो जब फसल काटी जाती है खूब सारे दाने गिर जाते हैं। तो वहाँ पे चिड़ियों का झुंड था और वो जो गिरे हुए दाने थे वो खा रही थी चिड़ियाँ। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। सारे बच्चे सब वो चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर। अब चिड़िया उनके हाथ में कहाँ आएंगी, एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग होकर खड़े होकर गा रहे थे। वो बच्चे खेल खेल रहे थे चिड़ियों के साथ और हम एक तरफ खड़े थे, गा रहे थे। क्या गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई यानी भगवान की बनाई हुई चिड़िया है, भगवान जी का ही खेत है, खा लो चिड़िया भर भर पेट। बस भगवान की कृपा है, खूब भर पेट खाना खाओ, उनका दिया हुआ भोजन है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब ये दृश्य देख रहे थे सभी और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अब देखिए चिड़ियों के पीछे भाग रहे हैं बच्चे, तो चिड़िया की तो हालत ख़राब हो रही है क्योंकि उनका पीछा कर रहे हैं बच्चे। लेकिन लड़कों के लिए तो एक खेल खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। बच्चे जो होते हैं वो और बंदर कभी पराई पीर, दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब दिमाग में खुराफात तरह तरह के खेलों की आती है। एक छोटा सा टीला था, वहाँ पर चूहों के बिल थे। मैंने आपको बताया था कि बारिश होती है तो बिल वाले जानवर बाहर निकल जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मज़े लेने के लिए पास में जो पानी कहीं कहीं गड्ढों में इकट्ठा हो गया था उसको पानी को लेकर उनके बिल में डालने लगे कि चूहे बाहर निकलेंगे, मज़ा आएगा। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। अब पानी थोड़ा नीचे था, बिल ऊपर थे, तो ये थक भी रहे थे पानी डालते डालते। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब हुआ क्या कि गणेश जी का वाहन है चूहा और शिव जी का वाहन है सांप। तो ये कह रहे हैं कि गणेश जी के चूहे की रक्षा करनी थी क्योंकि उस बेचारे के बिल में पानी डाल रहे थे ना ये, तो इसलिए शायद रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप आ गया क्योंकि शिव जी पिता हैं गणेश जी के। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब तो हालत ख़राब हो गई। सांप देखकर सब भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट। औंधा होता है मुंह के बल गिरना, अंटा चिट का मतलब है कमर के बल गिरना। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे।
हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, यानी जगह जगह से गिरने के कारण शरीर से खून निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब पैरों के जो तलवे थे, जहाँ पे जिनके सहारे हम लोग चलते हैं, जो ज़मीन से लगने वाला हिस्सा होता है वो तलवा कहलाता है, वो कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि नंगे पांव भागे सारे बच्चे, तो खेत खलिहानों में तो कांटे गिरे होते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक सुर का मतलब एक सांस में भागे और सीधे घर पहुँचे। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बैठक आपको बताया था क्या कमरा है, बाहर का आउटर कमरा होता है, जिसमें घर का मुखिया, घर के जो जेंट्स हैं वो रहा करते थे। वो सारे का मतलब उसके आंगन में बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले। अब यहाँ पर इस वाक्य के अंदर इस पाठ का पूरा मर्म है। पिताजी की बात को आज अनसुनी कर दिया, आज नहीं सुना और माँ की गोद की तरफ चले, जाकर उसी की गोद में शरण ली। इसीलिए इस पाठ का नाम माँ का आंचल है। मैया चावल अमनिया रही थी, माँ चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वे जोर से रो पड़ी। अब क्या हुआ कि बच्चा डर से कांप रहा था, सांप का डर था, और घबराते देखकर माँ को खुद रोना आ गया। अब देखिए, जो माँ बड़ी कठोर हृदय लग रही है कि ज़बरदस्ती खाना खिला रही है, ज़बरदस्ती सिर में तेल लगा रही है, नहला रही है, उपटन लगा रही है, हमें एक बार को लगता है कि माँ तो इतनी कठोर है इसीलिए बच्चा माँ के पास नहीं आता, लेकिन असल में माँ का हृदय कितना कोमल है। बच्चे को रोते देख के वो खुद भी रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। सारे काम जो घर गृहस्थी के हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, घबरा गई। अधीर का मतलब धैर्य नहीं था उनमें, वो इम्पेशेंट हो गई एकदम। कभी हमें अंग भर कर दबाती, पूरे बच्चे के शरीर को अपने हाथों में बांध लिया एक तरह से रक्षा करने के लिए, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। धूल मिट्टी लग गई थी शरीर में, उससे आंचल से साफ किया उन्होंने और उसको प्यार करने लगे। बड़े संकट में पड़ गई, बड़े घबरा गई, क्या हुआ आज इस बच्चे को। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, और गांव देहात में तो यही दवाइयाँ होती हैं, केमिस्ट की शॉप से दवाइयाँ नहीं लाई जाती, इसलिए हल्दी को जल्दी से पीसा और उसको घावों पर लगा दिया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। हम क्या बोल रहे थे, धीरे धीरे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी, घबराए हुए थे। सांप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरा शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। आंचल में लुके जा रहे थे, छुपे जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। आज इस समय भी डर लग रहा था सांप से, रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि जो गूज बम्प्स हैं वो हो गए थे, घबराहट के मारे, डर के मारे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। डर के मारे आंखें खोली नहीं जा रही थी, लग रहा था सामने ही सांप है अभी भी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। होठ कांपते हुए देखकर माँ को रोना आ रहा था कि मेरा बच्चा कितना डर गया, और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे गले लगा रखा था। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। अब क्या है, वो ही बाबूजी जो दिन रात इनके साथ रहते हैं, सुबह से रह के रात तक हर खेल के अंदर साथ रहते हैं, घुमाने ले जाते हैं, गंगा किनारे ले जाते हैं, कुश्ती करते हैं, वो ही बाबूजी अब आए तो मैया की गोद से जब लेने लगे तो हमें गोद से ले ना पाए, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। असली शांति हमें कहाँ मिली, माँ के आंचल में। वो कैसी शांति है, प्रेम और शांति का चंदोवा। चंदोवा यानी जैसे कोई शामियाना लगा दिया जाता है और उससे छाया हो जाती है, कोई टेंट टाइप लगा दिया जाता है, उससे छाया हो जाती है। जैसे माँ का आंचल कैसा है, जहाँ पे छाया मिलती है, जहाँ पे धूप नहीं आती, यानी जहाँ पे संसार के कष्ट नहीं होते, शीतलता है वहाँ पर। ऐसे उस माँ के आंचल को हमने नहीं छोड़ा। आज हम बाबूजी की गोद में नहीं गए। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले आया था शब्द मृदंग। तो मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ढोलक के से आकार का होता है। तड़के का मतलब सुबह, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का, प्रभात का, सवेरे का, अंधेरा होता है समय, सूर्य उदय नहीं होता। लीलार का मतलब ललाट, माथा। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर
3 आड़ी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। मैंने आपको बताया जैसे शिव के मस्तक पर होती हैं, 3 अंगुलियों से बनती हैं। उतान पड़ने का मतलब है पीठ के बल लेटना, सान कर, मिलाना, लपेटना या गूंदना। ये आपको बताया गया था। भात के अंदर गोरस मिलाया, छाछ मिलाई। अफर जाना, भर पेट से अधिक खा लेना। जब हम बहुत अधिक खा लेते हैं तब हम अफर जाते हैं और नहीं खाया जाता। फिर ठौर का मतलब स्थान या अवसर। महतारी यानी माँ, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, बोथ कर यानी सराबोर कर देना, खूब सारा तेल लगा देना बालों में। चंदोआ, छोटा शामियाना। टेंट मैंने आपको बताया था। ज्योनार, भोज या दावत। जीमना यानी भोजन करना। अमोला यानी आम का उगता हुआ पौधा, छोटा सा पौधा। ओहार का अर्थ है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, जो पालकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाला जाता है। कसूरा यानी मिट्टी का बना छिछला कटोरा। छिछला का मतलब है शैलो, बहुत गहरा कटोरा नहीं होता ये। रहरी का मतलब अरहर, अरहर की दाल। अठई, कुत्ते के शरीर पर चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, इसको किलनी भी कहते हैं, कील की तरह गड़ जाती है उसके शरीर में। चिरौरी का मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट, विनती, जो गुरुजी से इनके पिता ने की थी। और आइए अब समझते हैं कुछ शब्दों को चित्रों के माध्यम से। इस पाठ में कुछ नए अनोखे शब्द आए हैं जो ग्राम्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मृदंग। देखिए मैंने आपको बताया था ये एक वाद्य होता है, ढोलक नुमा वाद्य होता है। एक तरफ से इसका आकार छोटा और एक तरफ से बड़ा होता है। ये अक्सर उत्सवों में या विशेष समारोहों में बजता है। दूसरा शब्द है त्रिपुंड। ये जो 3 अंगुलियों से मस्तक पर बनाई हुई रेखाएं हैं, ये त्रिपुंड कहलाती हैं। ज़्यादातर शिव भक्त इसे लगाते हैं और शिव जी के शिवलिंग पर और शिव जी के मस्तक पर भी आपने इसको देखा होगा। तीसरा शब्द है अमोला। ये अमोला तो नहीं है लेकिन आम का छोटा वृक्ष है और इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे का भाग बड़ा और मोटा हो गया है आकार में और ऊपर से पतला है। तो ये जो बच्चे थे, जो हम माता के अंचल में जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो छोटे ऐसे पौधे को उखाड़ लेते थे और इसके नीचे की जड़ें घिस कर और ऊपर की फालतू डंडियां हटाकर एक शहनाई का सा आकार दे देते थे। उसको अमोला कहते हैं। अब अगला शब्द आता है बही। तो ये बही है। बही एक किताब की तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ज़्यादातर व्यापारी लोग दीपावली पर एक नया बही खाता शुरू करते हैं। तो बही के अंदर वो लोग खाता रखते हैं और जो भोलानाथ थे उनके पिताजी ऐसी एक रामनामा बही रखते थे अपने पास, जिसमें वे हर रोज़ 1000 राम शब्द लिखते थे। अगला है काठ का घोड़ा। ये तो बहुत रिफाइंड सा काठ का घोड़ा बना हुआ है, लेकिन पुराने ज़माने में अक्सर बच्चों को ये खिलौना दिया जाता था। इसमें नीचे पहिए लगे होते थे और घोड़े की गर्दन में एक रस्सी बांधकर बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाया करते थे। ओहार वाली पालकी, ये देखिए ये एक पालकी है दुल्हन की, पीछे एक दूल्हा भी आपको दिखाई देगा और पालकी के ऊपर शगुन का लाल कपड़ा डाला हुआ है। ये ओहार कहलाता है। चंदोवा। चंदोवा एक टेंट नुमा आकृति का होता है और इसको लगाने का उद्देश्य होता है कि धूप से बचाव हो सके या बरसात वगैरह से भी बचाव हो सके। तो ये जो बच्चे थे जब खेलते थे तो एक चंदोवा लगा लिया करते थे। आपको ध्यान होगा सरकंडे की डंडी के ऊपर एक कागज़ का चंदोवा लगा देते थे। यहाँ पर तो एक कपड़े का बना हुआ है। और ये है मिठाई की दुकान। बच्चे ही इस मिठाई की दुकान को चला रहे हैं, यद्यपि यहाँ पर सचमुच की मिठाई है। और हमारे यहाँ पाठ के जो पात्र थे वो तो मिट्टी के और पत्थर के और कंकरों की मिठाई बनाते थे, लेकिन कुल मिला के मिठाई की दुकान है जो बच्चे चला रहे हैं। फिर ये देखिए बच्चे हैं, मिट्टी में बैठे हुए हैं, पानी डालकर तरह तरह के खिलौने बना रहे हैं। इस तरह के खिलौने हमारे भोलानाथ और उनके साथी भी बनाया करते थे। और ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। इस तरह की आकृति ये बनाते होंगे संभवतः, जिसमें कि कोई पूरी बन गई, कोई सब्ज़ी बन गई, कोई लड्डू बन गए। इस तरह की आकृति यहाँ छोटी छोटी प्लेटों में रखी हुई, एक चूल्हा बना रखा है, एक घर बना रखा है। तो इस तरीके से घर या इस तरह की चीज़ें वो बनाते होंगे।
अब ये है, देखिए जोनार है तो छोटी सी रसोई, छोटे बच्चों के छोटे खिलौनों पर रसोई दिखाई दी जा रही है। तो ऐसी जोनार की तैयारी करते होंगे। जोनार का मतलब है दावत, तो दावत की तैयारी इस तरह से करते होंगे वो बच्चे। ये मिट्टी से बना हुआ घर है। देखिए यहाँ पे भी चंदोवा लगा हुआ आपको दिखाई देगा। यही ऐसा ही चंदोवा वो कागज़ का बना लेते होंगे। ये मिट्टी का घर है, खेल के लिए बनाया हुआ घर है, इसको घरौंदा कहते हैं। ये होती है जोनार। ये देखिए पंक्तिबद्ध होकर लोग बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं, दावत हो रही है गांव में। तो इस तरह की दावत ये बच्चे लोग अपने घर के चबूतरे पर करते थे। फिर है ये बारात की तैयारी। देखिए बच्चे ढोल बजा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस तरह से बारात की तैयारी करते होंगे। ये है कनस्तर, जिसके लिए कहा है कि कनस्तर को हम तंबूरा बना देते थे। कनस्तर असल में एक टिन टाइप होता है जिसके अंदर तेल घी वगैरह आते हैं। तो जब वो खाली हो जाता है तो उसको बजाने के लिए एक वाद्य की तरह से वो बच्चे यूज़ करते थे। अब ये है कुएं की घिरनी या गराड़ी। ये देखिए, ये कुएं के ऊपर एक पुली टाइप लगी होती है जिस पे या तो रस्सी लगी होती है, इसमें छोटी छोटी बाल्टियाँ सी लगी हुई हैं जो नीचे होके आती हैं और पानी लेकर ऊपर आती हैं। और यहाँ पर एक नाली सी बनी हुई है जिसमें से पानी अंदर चला जाता है और खेतों को सिंचाई होती है। तो ये जो गोल आकृति वाला है ये घिरनी या गराड़ी है। हल जुआठा। अब एक शब्द आया कि ठेंगे को हल जुआठा बना लेते थे। देखिए ये हल है, बैलों के ऊपर हल लगा हुआ है, किसान हल चला रहा है। हल का जो नीचे वाला भाग है जिससे मिट्टी को खोदा जाएगा, जैसे जैसे बैल आगे बढ़ेंगे मिट्टी खुदती चली जाएगी। इस तरह से वो अपने थंब को, अपने ठेंगे को जुआठे की तरह से यूज़ करते थे और ये दिखाते थे कि हम हल चलाकर उसमें बीज बोते चले जा रहे हैं। चबूतरा, आपने शब्द नया सुना होगा। देखिए यहाँ घर का एंट्री पॉइंट है, इसके बाहर एक प्लेटफॉर्म टाइप बना हुआ है। इस पे लोग बच्चे खेल लेते हैं, बैठ जाते हैं। बाहर के आते जाते लोग भी इस पे थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। ये पहले हमारे घरों के आर्किटेक्चर में ज़रूर इंक्लूड होता था, घर के बाहर चबूतरा ज़रूर होता था। अब गोपी आम की बात हुई। गोपी आम इस तरह का होता है, पीले रंग का होता है, छोटे आकार का होता है लेकिन नरम होता है। इसको चूस कर लोग खाते हैं। अब एक शब्द आया था अठई। हम पेड़ों से अठई की तरह चिपक गए। तो कुत्ते के शरीर पर ये कीड़ा लग जाता है जिसको टिक बोलते हैं इंग्लिश में, अठई बोलते हैं देहात की भाषा में। तो ये कीड़ा यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। इसी के साथ हम शब्द संपदा वाला अपना अंश समाप्त करते हैं।